गुड मॉर्निंग। कल हमने क्या किया था? कल हम कर रहे थे, हमने बात की थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स की, फिर हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हमने सीखा था कि प्रोसेस स्टार्ट्स विद रिकॉर्डिंग एंड एंड्स विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हम ये बात कर रहे थे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तब तक पूरी नहीं होगी जब तक जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमने अकाउंटिंग करके जनरेट की है वो इन्फॉर्मेशन हम उन लोगों को पास ऑन ना कर दें जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है, और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है वो लोग कहलाते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसकी जानकारी हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद दो टर्म्स हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी। अगर शायद कभी इकोनॉमिक्स बहुत शुरू लेवल पर आपने नीचे लेवल पर पढ़ी हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, वन इज कनेक्टेड विद द वेल्थ एंड अनदर इज नॉट कनेक्टेड विद द वेल्थ। ठीक है, तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी भी गुड्स का एंड मनी का, दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक, हमें सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम आगे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे इससे संबंधित। ठीक, इवेंट क्या है? इवेंट आर द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज और वी कैन से रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे एक ट्रांजैक्शन हुई, मैंने गुड्स सेल किया कैश में, ये ट्रांजैक्शन है, और इसके रिजल्ट क्या है? जब गुड्स सेल करूंगा तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा और कैश बढ़ जाएगा। दिस इज इवेंट। ठीक, मान लीजिए मैंने लोन लिया, इसका इम्पैक्ट क्या है? कैश या बैंक इंक्रीज हुआ और लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने पूरे साल बिजनेस किया, गुड्स खरीदा और गुड्स सेल किया, दिस इज ट्रांजैक्शन और इवेंट, और एज अ रिजल्ट मुझे 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इवेंट। ठीक है, क्लियर? तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, हमें ट्रांजैक्शन और इवेंट्स दोनों की ही रिपोर्टिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करनी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फंक्शंस, हम आगे पढ़ेंगे बाद में, पहले हम ब्रांचेस पढ़ लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, यानी कितने तरीके की अकाउंटिंग होती है। प्राइमरीली 3 तरीके की अकाउंटिंग हमने शुरू में पढ़ी थी, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन बाकी 3 अकाउंटिंग और भी हैं, और ये एमर्जिंग कंसेप्ट हैं, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीए कोर्स ये सभी तरीके की अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाएगी, और आप इनमें से किसी भी अकाउंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, चाहे तो जॉब में भी और अपने ओन प्रैक्टिस में भी। अब देखें जरा ये कौन कौन सी अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग, नाम से लग रहा है ये कुछ कॉस्ट से रिलेटेड होगी, यानी वो अकाउंटिंग जहाँ पर हम ये सीखते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हमें क्या आ रही है, वो मेथड्स जिस अकाउंटिंग में हम सीखते हैं वो अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। क्या ये ज़रूरी है कि हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालें जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं? क्योंकि अगर हमें कॉस्ट पता नहीं चलेगी तो हम उसको आगे किस प्राइस पर बेचना है ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्या ऐसा कोई यूनिवर्सल मेथड है जो हर तरीके के बिजनेस में एप्लीकेबल हो जाए, या हर बिजनेस के हिसाब से कॉस्ट निकालने का तरीका अलग अलग होगा? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें मैं ये चार्जर बना रहा हूँ, तो चार्जर बनाने के लिए अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? एक जनरल मेथड क्या होगा, मैंने 100 चार्जर बनाने, तो मैं देखूंगा कि 100 चार्जर बनाने में कितना मटेरियल लगा, कितनी मैंने लोगों को वेजेस दी, कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई, कितना ट्रांसपोर्टेशन या मार्केटिंग पे खर्चा आया,
और मुझे पता चला कि 100 चार्जर बनाने में 10,000 का खर्चा आ गया, यानी एक चार्जर की कॉस्ट मुझे क्या आ रही है, 100 रुपये। अब मान लीजिए मेरा बिजनेस है होटल का, मेरे पास मेरे होटल में 20 कमरे हैं जो मैं रेंट पर प्रोवाइड करता हूँ। अब ये बताएं, क्या वो 20 कमरे पूरे साल हर दिन किराए पे लगे रहेंगे, या कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कुछ खाली हों? जिस दिन कमरे खाली होंगे, क्या उस दिन उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी? क्या उस दिन मेरे पास स्टाफ होगा या नहीं होगा? तो जिस समय मेरे कमरे खाली हैं और वो रेंट पर नहीं दिए हमने, उनकी कॉस्ट की रिकवरी कहाँ से होगी? जिस दिन रेंट पे दे दिया उस दिन का तो रेंट मेरे पास आ गया, जो गेस्ट आए जो ठहरे उन्होंने मुझे रेंट दे दिया। तो जिस दिन कमरे खाली थे उस दिन का मुझे कॉस्ट रिकवरी कैसे होगी? क्योंकि स्टाफ तो उस दिन भी था, इलेक्ट्रिसिटी उस दिन भी खर्च हुई, मेंटेनेंस मुझे उस दिन भी करानी पड़ी, तो उस दिन का खर्चा कैसे निकलेगा? या मुझे अपना रेंट इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि अगर कमरे कुछ दिन खाली भी रहें तो मैं नुकसान में ना जाऊं। ऐसा ही तो होगा, अदरवाइज मुझे पैसे कैसे बचेंगे? इसका मतलब मुझे एक ऐसा रेंट रखना पड़ेगा कि अगर मुझे ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर मेरे पास 60% या 70% ऑक्यूपेंसी भी आती है, यानी पूरे साल 30% हमारे रूम्स वैकेंट रहते हैं, तो इन 60 या 70% ऑक्यूपेंसी से जो रेंट मैं कलेक्ट करूंगा उससे बाकी 30% वैकेंसी का खर्चा भी निकल आए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, हम एक बस रन करते हैं मुरादाबाद से दिल्ली तक। अब क्या ऐसा होगा कि हर बार हमें सारी सवारियां मिल जाएंगी, पूरी बस भरी हुई जाएगी? या कई बार ऐसा हो सकता है पूरी बस भर जाए और कई बार ऐसा हो सकता है कि कुल 15, 20, 25 पैसेंजर ही मिले। तो जब बस खाली जा रही है तो क्या उसमें कम पेट्रोल या डीजल लगेगा या उतना ही लगेगा? टोल टैक्स उतना ही लगेगा, कम लगेगा? तो फिर रिकवरी कैसे होगी? इसका मतलब मुझे किराया भी इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि अगर कभी बस खाली भी जा रही है तो जब भरी हुई गई थी उस समय मैंने इतना किराया ले लिया हो कि खाली टाइम का खर्चा भी पूरा हो जाए। तो इसका मतलब कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें तो कॉस्टिंग इस हिसाब से सेट करनी है कि प्रॉफिटेबिलिटी आए ही आए। और हर बिजनेस में ये कॉस्ट टेक्निक्स अलग अलग हो सकती, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा एक सब्जेक्ट है जहां पर हम अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। क्या ये हमारे सिलेबस में है? हाँ, सीए के सिलेबस में, लेकिन क्या ये हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में है? नहीं। यानी हमें केवल फिलहाल मीनिंग पता होना चाहिए। डिटेल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग आप जब फाउंडेशन पास कर लेंगे, कब आपका एग्ज़ाम है? नवंबर में। तो नवंबर में पास करने के बाद दिसंबर जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप फरवरी से जब कोर्स शुरू करेंगे इंटरमीडिएट का ग्रुप 1, तो वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपको मिलेगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं लैंड बिल्डिंग के केस में कॉस्ट अकाउंटिंग यूज नहीं होगी। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, दिस इज द मैटर ऑफ वैल्यूएशन। अगर मान लीजिए मुझे देखना है कि मैंने एक लैंड बिल्डिंग बनवाई है, उसकी मुझे कॉस्ट क्या आई, तो वो हमारा काम नहीं है, वो पर्पस है, उसको हम कॉस्टिंग नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यूएशन। हाँ, दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट, यानी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो बात कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी की, यानी जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की हमें कॉस्ट निकालनी है, वो मेथड्स हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखेंगे। अगर हमारी कोई एसेट है और उसकी आज क्या वैल्यू है हमें ये पता करनी है, तो दैट इज द वर्क ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में भी अब क्या हो गया है कि पहले क्या होता था कि वैल्यूएशन एक सर्टिफाइड वैल्यूअर हो जाता था, जो जनरली कौन होता था? कोई आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है, उससे वैल्यूएशन हो जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली वैल्यूएशन के कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज एंड CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये 3 लोग वो वैल्यूएशन कोर्स करके अपने आप को एज अ वैल्यूएशन प्रोफेशनल भी रजिस्टर करा सकते हैं। और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यूएशन एनी वैल्यूअर की रिपोर्ट लगेगी। यानी अगर मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं और मैंने अपने शेयर्स बेच दिए
उसके बाद जब मैंने शेयर्स बेचे तो उसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ, तो क्या इन शेयर्स की वैल्यू क्या थी और मैंने कितने में बेचा, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ये कैलकुलेशन कौन करेगा, सर्टिफाइड वैल्यूअर, जो कौन हो सकता है, CA, CS या CWA, लेकिन केवल वो प्रोफेशनल इन तीनों में से जिन्होंने एक वैल्यूअर का कोर्स किया है। जो जनरल काम है वो सारे CA CS कर सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट, नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, टू मैनेज द बिजनेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब मैनेजमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग। और जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो आपको क्या चाहिए, सपोज करें मैंने आपसे कहा कि आपको 95% मार्क्स लाने हैं फाउंडेशन में, ये डिसीजन मेकिंग हमने की, इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, मुझे बताएं, आप कैसे 95% का गोल अचीव करेंगे। नॉलेज, आप ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने टाइम में हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। नवंबर में पेपर है, मैं 31 अगस्त तक पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद अगले 1 महीने में हम इसका रिवीजन करेंगे सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर में हम कुछ सैम्पल पेपर करके देखेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी पोजीशन क्या है। तो आप एक प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग के लिए आपको क्या चाहिए था, डेटा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये डिसीजन मेकिंग करते हैं जिससे कि हम बिजनेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ। 2 तरीके की डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, पहला पैसा कहाँ से लें और दूसरा पैसा कहाँ लगाएं। तो ये जो फाइनेंशियल एडवाइस है, ये फाइनेंशियल एडवाइस क्लाइंट्स को, जो बिजनेसमैन हैं, इन्हें कहाँ से मिलती है। क्या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र जिन्होंने कोई स्पेशल कोर्स इस चीज़ का किया है उनसे मिलेगी, या ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देगा, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देगा। यानी हमारे प्रोफेशन का, हमारे कोर्स का एक एरिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, जहाँ पर हम क्लाइंट्स का फाइनेंस मैनेज करते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, बहुत सारी कंपैरेटिव स्टडी चाहिए होती है। कुछ चैप्टर इससे संबंधित आपने 12th क्लास में पढ़े भी हैं, जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा था रेशियोज, पढ़ा था ना, एक आपने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक आपने पढ़ा था कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट शायद आपने पढ़ा होगा। ये सारे वो चैप्टर्स थे जिसमें कि हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट्स बना रहे थे या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। जैसे रेशियोज़ के बारे में, रेशियो में क्या हेल्प करते हैं, हम इजीली ये मेज़र कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस ने क्या ग्रो किया या क्या डिक्लाइन किया। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा GP रेशियो पिछले साल 20% था, इस साल 25% है, तो इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने GP में 5% की ग्रोथ की है। अगर मैं बताऊं कि मेरा GP पिछले साल 20 लाख था, इस साल 25 लाख हो गया, इससे कुछ नहीं पता चल रहा। हो सकता है कि परसेंटेज घट गई हो, सेल तो ज़्यादा बढ़ी हो, लेकिन GP उतना ना बढ़ाओ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग। जो चैप्टर्स इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो इससे भी और ज़्यादा डिटेल्ड हैं। समटाइम्स आपको ये डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि अगर आपके क्लाइंट के पास 2, 3 या 4 प्रोजेक्ट हैं, तो उन 2, 3 या 4 प्रोजेक्ट में से कौन से प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसे प्रॉफिट हो। या आप किसी कंपनी के सीए हैं, कंपनी कहती है कि सर मुझे पैसे की आवश्यकता है, फंड्स की आवश्यकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और ये पैसे हम कहाँ से ले सकते हैं, हम चाहें तो शेयर्स इशू कर सकते हैं, हम चाहें तो डिबेंचर इशू कर सकते हैं, पब्लिक से लोन ले सकते हैं, हम चाहें तो बैंक से लोन भी ले सकते हैं, हमें बैंक भी लोन देने को तैयार है। लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरे लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो सीए इन तीनों अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद उसकी रिटर्न कैलकुलेट करेगा कि शेयर होल्डर्स को, कंपनी का मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स, कि उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से ऑप्शन में आ रहा है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे ऐसा हो सकता है कि तीनों से पैसा लेने में फ़र्क आ जाए। मान लीजिए हम एक हाई प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और हम पैसा लोन से ले लेते हैं। तो क्या होगा, अगर हमने पैसा लोन से ले लिया
और उसमें रिस्क है, यानी प्रॉफिट नहीं भी होगा तो हमें इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। तो क्या ये एडवाइजेबल है कि रिस्की प्रोजेक्ट में हम पैसा लोन से ले लें? पता चला प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लोन का हर साल का इंटरेस्ट हमें और देना पड़ रहा है, तो क्यों ना ये पैसा शेयर से ले लिया जाए, क्योंकि शेयर्स पर डिविडेंड तभी देना होता है जब प्रॉफिट होता है। अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर सर्टेन प्रॉफिट है, होगा ही होगा, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज भी सर्टेन है, हमने देखा जी 12% प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो हमने सोचा कि शेयर से पैसा क्यों लें। अगर शेयर से पैसा लेते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और परसेंटेज रिटर्न क्या हो जाएगी, डाउन। तो मैंने सोचा कि लोन ले लेता हूँ, और मैंने सोचा कि लोन मुझे मिल रहा है 9% पे, तो ठीक है 9% का पैसा लेंगे और 12% बचेगा, 3% का तो फायदा हो ही रहा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करनी पड़ती है, पैसा लेने की और पैसा लगाने की, ये भी हमारे ही काम का पार्ट है। अब जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सुना है आपने, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने एक पूल बना लिया है, मुझे 1000 रुपये लगाने हैं शेयर मार्केट में, मैं कहाँ लगाऊं मुझे पता ही नहीं, और 1000 रुपये इतनी छोटी रकम है पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 1000 लगाने हैं। तो एक बिजनेसमैन ने क्या कहा, उसने कहा एक काम करो, ये सब 1000 रुपये मुझे दे दो आप, और मैंने एक 5 लोगों की एक्सपर्ट पैनल की टीम बना दी है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जिसमें इकोनॉमिस्ट भी है, इसमें सब लोग हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वो ये डिसाइड करेंगे कि ये पैसा हमें कहाँ लगाना है। जो भी रिटर्न आएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज मैं अपना कमीशन रख लूँगा और बाकी पैसा मैं आप लोगों को दे दूँगा। दिस इज म्यूचुअल फंड। यानी हमने एक पूल बनाया और उस पूल को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया विद द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट पैनल। उस एक्सपर्ट पैनल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ज़रूर बैठा होगा, इसको समझ में आएगा कि कौन सी इंडस्ट्री बढ़ रही है, कौन सी इंडस्ट्री घट रही है, कहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी, कैसा मार्केट चल रहा है, इंटरनेशनल इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा, क्या पॉलिटिकल इवेंट्स का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर, अगर पड़ता है तो कौन सी इंडस्ट्री प्रॉफिट में जाएगी, कौन सी इंडस्ट्री लॉस में जाएगी, क्या अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट दोबारा से आती है कंट्री में तो जो इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी में आएंगे देश में या नहीं आएंगे। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो शेयर मार्केट और बढ़ेगा। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग भी हमारे प्रोफेशन का ही एक पार्ट है। लेकिन क्या ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में है, फाउंडेशन में? नहीं, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये भी इंटरमीडिएट में है, यानी जब आप फाउंडेशन पास करके इंटरमीडिएट में पहुँचेंगे वहाँ आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगी। कोई बात नहीं, चलिए इसके बाद बात करते हैं टैक्स अकाउंटिंग की। टैक्स अकाउंटिंग यानी रिलेटेड टू टैक्स। इसे समझने के लिए आइए पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि कितने रुपए तक की इनकम पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं है? 5 लाख तक की? हाँ, इस साल 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है इस साल से, यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 से। और इससे पहले क्या था? 2.5 लाख, 3 लाख पर एक रेबिट हमें मिल जाती थी, नॉर्मली 3 लाख ही मान लेते। 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने जीपी कमाया 7,50,000 भी नहीं, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 8 लाख रुपए का जीपी हमने कमाया, और डेबिट साइड में हमने लिखा टू सैलरी टू प्रोप्राइटर। मैं बिजनेस का प्रोप्राइटर हूं, दिन भर मेहनत करता हूं, तो मैंने सैलरी लिखी 1,80,000 रुपए की, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा मैंने लगाया था अपना उस पर मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया,
1,80,000, 18 लाख रुपए की कैपिटल थी, 10% इंटरेस्ट लगा लिया। 2 प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बचा? 8 लाख में से 3,60,000 घटाते बचा 4,40,000। मेरी इनकम कितनी है? 4,40,000। इनकम टैक्स वाले आए, बोले सर टैक्स दे दीजिए, 8 लाख रुपए कमाए। मैंने कहा सर 8 लाख ही नहीं कमाए, 4,40,000 कमाए हैं, कोई टैक्स बनता ही नहीं है। ये तो बड़े बड़े भाषण में मोदी जी ने भी कह दिया कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और मेरी इनकम तो 4,40,000 है। इनकम टैक्स वाले रुको 1 मिनट, जरा कुछ सवालों के जवाब दो। बोले ये बताओ, ये 1,80,000 रुपए की सैलरी किसे मिली? मैंने कहा सर मुझे मिली, मैं मेहनत करता हूँ दिन रात, सुबह दुकान पे आता हूँ 9 बजे, शाम को 9 बजे जाता हूँ, 12 घंटे मेहनत करता हूँ, तो सैलरी भी ना लूँ क्या? बोले अच्छा मतलब आपको मिली है सैलरी? मैंने कहा जी हाँ मुझे मिली। ये 1,80,000 रुपये का इंटरेस्ट किसे मिला? मैंने कहा सर पैसे मैंने लगाए हैं, तो अपने पैसे पे मैं इंटरेस्ट भी नहीं लूँगा क्या? अगर ये पैसे बैंक में जमा कर देता तो मुझे इस पर क्या मिलता? ब्याज। मैंने बिजनेस में लगा दिए तो इंटरेस्ट तो लूँगा ही सर। बोले अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 4,40,000 का प्रॉफिट किसे मिला? मैंने सर बिजनेस तो मेरा ही है, तो प्रॉफिट भी तो मुझे ही मिलेगा, अब मैं प्रॉफिट भी नहीं लूँ। अरे साहब इतनी मेहनत करता हूँ, वो करता हूँ, तो प्रॉफिट भी तो मैं ही लूँगा। तो इनकम टैक्स वाले बोले एक काम करिए, यानी ये पूरे 8 लाख रुपए आपको मिल गए? तो मैंने कहा जी हाँ मुझे मिल गए, लेकिन आप देखो ना वो सैलरी मिली थी। बोले आप चुप रहो। बोले ये बताओ कि अगर ये सैलरी और ये इंटरेस्ट आप यहाँ चार्ज नहीं करते तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होता? मैंने कहा जी 8 लाख का होता। और ये 8 लाख का प्रॉफिट किसे मिलता? मुझे मिलता। यानी डायरेक्टली 8 लाख का प्रॉफिट मुझे मिलता और इनडायरेक्टली 8 लाख मैंने ही ले लिए। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं ये बेवकूफ़ी नहीं चलेगी, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, ये सारे पैसे भी तुमने रख लिए और फिर तुम ये कह रहे हो कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। कुछ कम नहीं है, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा सर ये तो अकाउंटिंग मैंने पढ़ी है, क्या मैंने अकाउंटिंग के लिहाज से कुछ गलत किया? बताइए। हमने तो शुरू से पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज कर सकते हैं, हमने शुरू से पढ़ा है कि सैलरी प्रोपराइटर ले सकता है। ठीक, क्या दिक्कत होती है? सैलरी पीएल में चली जाती है और कैपिटल में चली जाती है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई हमें अकाउंटिंग से मतलब नहीं है, आप अकाउंटिंग जो चाहे वो करिए, लेकिन जब हमारे पास आओगे तो हमारे रूल्स के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करके आनी पड़ेगी। हम आपकी ट्रेडिंग पीएनएल पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है जिस पे इनकम टैक्स नहीं मानता कि आपका खर्चा है, मान लीजिए मैंने ये कुछ भी नहीं करा, मैंने सैलरी नहीं दी, मैंने कहा जी सैलरी मैं कुछ नहीं दे रहा, ये सब बेकार की बात है, इनकम टैक्स वालों ने मना कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा डोनेशन और मैंने 2 लाख रुपए डोनेशन पे खर्च कर दिए। मैंने कहा सर ये तो डोनेशन मैंने सच में दी है, ये मेरे पास नहीं आई, ये मैंने सच में दी है। एक स्कूल है, हमारे संबंधित जानकार व्यक्ति हैं, वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और मैंने वाकई में 2 लाख रुपए उन्हें दे दिए, मेरे पास भी नहीं आई ये 2 लाख। इनकम टैक्स वाला कहेगा जी हमें नहीं मतलब डोनेशन से। आपने डोनेशन दी, हो सकता है कि आपने डोनेशन दे के उससे कैश ले लिया हो घुमा के, या आपने डोनेशन दी तो आप डोनेशन एक पर्टिकुलर संस्था को क्यों दे रहे हैं? आप तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्था को दीजिए, लेकिन हम पीएल में ये खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। आपने लिखा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, होता है ना, हम लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 लाख रुपए के डेटर पैसा नहीं देंगे, और आपने अपना प्रॉफिट क्या कर लिया? कम कर लिया, बाद में उन लोगों ने पैसा दे दिया। तो क्या लगने पर मैं टैक्स की लायबिलिटी चोरी कर लूँगा? इनकम टैक्स वाले कहेंगे हमें इस बात लगने से मतलब नहीं है, जिस दिन पैसा नहीं देंगे वो, आप उस दिन इसको लेस कर लीजिएगा। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि जब आप हमारे पास आओगे तो आप एक कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बना के लेके आएंगे। आपका जो पीएल है उसे आप एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कोई चेंज मत करिए, और आप लिखिए उसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में प्रॉफिट एज पर पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट आपका आ रहा है वो आप यहाँ लिख दीजिए, और इसमें ऐड कर दीजिए
एक्सपेंसेस डिसअलाउड, यानी इनकम टैक्स के प्रोविज़न के हिसाब से अगर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए और अपना प्रॉफिट उस अमाउंट से कम कर दिया, और इनकम टैक्स कहता है हम इसे नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि आपने कोई सैलरी ले ली, ठीक है, आपको की जो सैलरी आप नहीं भी लोगे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा। कोई प्रोविज़न आपने बना दिया, हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न तो केवल एस्टिमेशन है कि मुझे इतना लॉस हो जाएगा या मुझे मेरा इतना खर्चा हो जाएगा। तो एस्टिमेशन बेसिस पर इनकम टैक्स आपको कोई छूट नहीं देगा, क्योंकि हुआ या नहीं हुआ इसकी क्या गारंटी है। तो अगर सभी लोग एस्टिमेशन के बेसिस पर छूट देने लगेंगे तो फिर कोई टैक्स देगा ही नहीं। आदमी तो ये कह देगा कि हमें तो लगता है सारा हमें लॉस प्रॉफिट जो है वो सब लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमें, और टैक्स मिलेगा नहीं सरकार को। तो ये सारे आप ऐड कर देंगे। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें लेस भी कर सकते हैं। इनकम नॉट टैक्सेबल, ऐसी कुछ इनकम जो टैक्सेबल नहीं थी लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं थी। आप क्या चल रहे हैं? आप तो अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो आप सारी चीज़ें पीएल में ले जाते हैं। तो ऐसी कोई इनकम जिस पर टैक्स नहीं था और आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में उसको लिख दिया। कौन सी ऐसी इनकम हो सकती है? हमने कहा जी हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड थी, उस एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ खेती हो रही थी और उस खेती से हमें कुछ इनकम हो रही थी। भारत में एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। तो जब मैंने एंट्री बनाई तो मैंने क्या बनाई? कैश अकाउंट डेबिट टू एग्रीकल्चर इनकम, और उस एग्रीकल्चर इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। लेकिन इनकम टैक्स बोला कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा सर, तो आप इसे अपनी इनकम में से क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये करेंगे? लेस करेंगे। और भी कुछ लेस कर दीजिए। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आप लेस कर सकते थे लेकिन आपने लेस नहीं किए, आप भूल गए, और आप ऐड करिए इनकम टैक्सेबल बट नॉट इंक्लूडेड, कुछ ऐसी इनकम जो टैक्सेबल तो थी लेकिन आपने वो इंक्लूड नहीं की। ये करने के बाद जो ये अमाउंट आएगी, अगर ये अमाउंट आपकी 5 लाख रुपए से कम है तो आप कोई टैक्स हमें मत दो, और अगर ये 5 लाख से ज़्यादा है तो ईमानदारी से जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स आप हमें जमा कर दीजिए। तो आप जब आएंगे अपना ट्रेडिंग पीएल लेके आएंगे और साथ ही साथ ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लेके आएंगे। हम उसके बाद आपके पीएल से इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम को मैच करेंगे। कहते हैं ना कि इनकम टैक्स में केस लग गया। केस लगने का मतलब क्या है? केस लगने का मतलब ये है कि हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भरी, हमने पीएल भरा और हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉइंट टू पॉइंट हर एक्सपेंसेस की स्क्रूटनी करेगा कि जो जो एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं थे क्या वो सारे आपने ऐड कर दिए या नहीं किए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक्सपेंस जो आपको लेस नहीं करना था पीएल में, आपको यहाँ पर ऐड करना था लेकिन आपने ऐड नहीं किया। जैसे हमने कल एग्जाम्पल दिया था कि वॉशिंग मशीन खरीदी थी पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन गलती से उसे कहाँ लिख दिया? बिजनेस में। तो ऐसे ही अगर कोई पर्सनल नेचर का खर्चा है तो क्या होगा? वो अलाउ नहीं होगा। तो इनकम टैक्स वाले ये वेरीफाई करते हैं। अगर कुछ वेरिफिकेशन में डिस्क्रिपेंसी आएगी तो वो उसे और ऐड कर देंगे और उस पर आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये सारी बातें हम जहाँ सीखते हैं दैट इज़ कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। तो इसलिए टैक्स अकाउंटिंग को भी एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया, इनकम टैक्स, जो आप पढ़ेंगे सीए कोर्स में, लेकिन फाउंडेशन में ये भी आपके पास नहीं है। यानी ये भी हमारे पास नहीं है,
ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं है। सब कहाँ पर हैं ये? सीए इंटरमीडिएट में। यानी जो हम यहाँ पर केवल एक ब्रांच के रूप में देख रहे हैं वो चीज़ें पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं आगे जाके। अब बात करते हैं इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ये हमारे काम की चीज़ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो मेन पर्पस हैं। फर्स्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, and two, to know financial position। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। जो भी अकाउंटिंग आपने अब तक पढ़ी है वो सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के जो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपसे डिस्कस किए थे। और जो अकाउंटिंग अभी आप पढ़ेंगे इससे आगे, उसमें भी मेजर पोर्शन इज कवर्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना तो हम कॉस्ट कर सकते हैं, ना हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ना हम टैक्स कर सकते हैं। कॉस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा। डेटा कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा। जैसे हमने रेशियो पढ़े थे, हमें पीएल चाहिए, हमें बैलेंस शीट चाहिए, हमें एनपी चाहिए, जीपी चाहिए, कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। टैक्स अकाउंटिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा था? प्रॉफिट एज पर पीएनएल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द बेसिस फॉर ऑल अदर अकाउंटिंग्स, क्योंकि जो डेटा मैनेजमेंट है, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही होता है। तो दो मेन पर्पस हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सपोर्ट करती है बाकी सारी अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड डेटा प्रोवाइड करने में। ये वाली सारी अकाउंटिंग हम अपनी नीड के हिसाब से कर रहे हैं। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए ज़रूरी है? क्या कोई कानून भी ऐसा है जो ये कहता है कि आपको अपनी बैलेंस शीट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही पड़ेंगे? बताएं। मैं चाहूँ कि मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं करना चाहता, इसमें परेशानी क्या है? जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूँ बाइक पे, मैं हेलमेट नहीं लगाना चाहता, मुझे तो खुली हवा अच्छी लगती है, तो परेशानी क्या है? एक नियम है ना, गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है, मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसके हिसाब से हेलमेट लगाना ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो इतने रुपये का चालान हो जाएगा। ठीक है, ये तो परेशानी है। तो अगर मुझे मजबूरी है, मुझे हवा अच्छी भी लगती है लेकिन हवा नहीं मिल पा रही, तो मुझे हेलमेट लगाना ही पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि मेरा चालान कट जाएगा। क्या ऐसा ही कोई नियम अकाउंटिंग के लिए भी है कि अगर मैं अकाउंटिंग ना करूं तो मेरा चालान कट जाए? हो सकता है कि आप कहेंगे नहीं सर, आपको तो प्रॉफिट पता करना चाहिए अपना। मैंने कहा हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो 10 रुपये का माल 200 में बेचते हैं, तो नुकसान हो नहीं सकता, तो हमें प्रॉफिट ही नहीं पता करना अपना। आपने कहा सर फाइनेंशियल पोजीशन किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है? हमने जी काम नगद में करते हैं, उधार करते ही नहीं। नगद खरीदते हैं और नगद बेचते हैं, तो ना किसी से लेना है और ना किसी को देना है। अब बताइए क्यों करूँगा अकाउंटिंग में? प्रॉफिट बहुत हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट पता नहीं करना। लेन देन, बोले लेन देन है ही नहीं किसी से, नगद बेचता हूँ, नगद खरीदता हूँ, तो भी क्या मैं अकाउंटिंग करूँ? क्या कोई कानून है? हाँ, अगर मुझ पर कुछ लॉ एप्लीकेबल हैं, सपोज करें मैंने कंपनी बना ली, तो मुझ पर क्या चीज़ एप्लीकेबल होगी? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है एवरी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, तो मुझे बनानी पड़ेगी। अगर मैं नहीं करूँगा तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस मुझे पेनलाइज करेंगे। क्या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप पर भी कुछ एक्ट लगते हैं? हाँ, जैसे ही आप एक टर्नओवर से ऊपर पहुँचेंगे, इनकम टैक्स एक्ट ये प्रोविज़न लगा देगा कि आपको अपना ट्रेडिंग पीएनएल बनाना ही पड़ेगा। आप केवल ये नहीं बता सकते मुझे कि मुझे इतनी इनकम हो गई और मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, ये तो मैं वेरीफाई करूँगा, यानी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि आपके ट्रेडिंग पीएनएल के हिसाब से जो इनकम आप बता रहे हो उतनी हुई है या उससे ज़्यादा हुई है। जैसे आप देखते होंगे अखबार में या न्यूज़पेपर में बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर एक केस चल जाता है
आय से अधिक संपत्ति का। तो आय से अधिक संपत्ति का केस कैसे हो गया भाई? वो ऐसे हो जाता है कि भाई आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स को रिटर्न भरी जिसमें आपने अपनी इनकम दिखाई 4.5 लाख, क्योंकि 5 लाख तक टैक्स नहीं है, फिर 4.25 लाख, फिर 5 लाख, फिर 4 लाख की टैक्स ही नहीं दे रहे, क्यों साहब इतनी इनकम ही नहीं है। तो इनकम टैक्स बोला कि ठीक है 20 साल हो गए सर आपको 5-5 लाख कमाते हुए, कितने रुपए कमा लिए? हमने कहा जी 1 करोड़। प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास? बोले 8 करोड़ की। बोले कहाँ से आई? जब आपने कमाए 1 करोड़, क्योंकि आपने रिटर्न में दिखाया हमें, और उसके बाद प्रॉपर्टी आपके पास 8 करोड़ की आ गई, तो भैया ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई ये तो बता दो। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहेगा कि अकाउंटिंग करनी मैंडेटरी है, इसलिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल है। क्या ये हमारे सिलेबस में है? जी। क्या ये फाउंडेशन में है? हाँ। जो भी अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे फाउंडेशन में 90% एरिया इज कवर्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ेंगे, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप फाइनल में भी पढ़ेंगे, और जब आप सीए बन जाएंगे उसके बाद भी सबसे ज़्यादा रोल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही है। यानी हमें ऑडिट करने हैं, तो हमें ऑडिट क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ से बनेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक, तो दिस इज द मेजर पोर्शन जो हमें काम करना है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। ये हम कल समझेंगे, आज हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक बात कर लेते हैं। क्या हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू प्रोवाइड, नहीं ये तो बिजनेस की हो गई, हम तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत के नागरिक के रूप में हमारा क्या सोशल सर्विस का हमारा ड्यूटी है? क्या है कुछ ऐसी ड्यूटी? टू, हाँ, हम ऐसे काम करें जो सोसाइटी के लिए अच्छे हों। टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, ठीक है, हम हेल्प, बिल्कुल। तो ये हमारी सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्या बिजनेस की भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? हम अच्छी सर्विसेज दें रीजनेबल कॉस्ट पर, हम अच्छे गुड्स दें रीजनेबल सर्विसेज पर, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट को करें। अब ये तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? मैं क्यों करूं ये काम? ये तो बिजनेस, मैं तो बिजनेसमैन हूं। बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। हाँ, ये हमारा सोशल ऑब्लिगेशन का कहना है कि हम क्योंकि सोसाइटी में बिजनेस करते हैं और सोसाइटी हमें परमिट करती है कि हम सोसाइटी में रह के पैसे कमाएं, इसलिए हमारी सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है। लेकिन देखो जी, धंधे का तो एक उसूल है कि भाई मैं तो वो काम करूंगा जिसमें मुझे फ़ायदा होगा। तो बनिया तो वो है, वो कहता है कि भाई मैं 1 रुपये भी खर्च करूंगा तो मैं देखूंगा कि भाई इस 1 रुपये से मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। तो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं पहले ये तो कैलकुलेट कर लूँ कि मुझसे इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। जैसे किसी ने कहा कि हमारी इमेज बिल्डिंग होगी, इमेज बिल्डिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा? बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं पहले ये कैलकुलेट तो कर लूँ कि जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ इन रिटर्न मुझे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक नया कंसेप्ट है जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अब बिजनेसमैन ये देख रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये ऐसी चीज़ है जिससे हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारी इमेज तो बढ़ती है, साथ में बिजनेस भी बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होता है? जैसे आप क्लासमेट के वो खरीदते होंगे बुक्स, तो क्लासमेट वालों ने एक प्रोग्राम चलाया शिक्षा करके, जिसका ऐड भी आता है, रूम केयर ऐड करते हैं। तो शिक्षा क्या प्रोग्राम है? वो कहते हैं कि जो भी स्टेशनरी आप खरीदेंगे क्लासमेट की, उसमें से 1 रुपया वो डोनेट करेंगे फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। यानी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी और अपनी सारी सेल में से एक पोर्शन वो वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार 100 रुपये ज़रा डोनेट कर दीजिए आप किसी बच्चे की शिक्षा के लिए, आप कहेंगे बच्चे की शिक्षा के लिए 500 रुपये मिलते हैं महीने के, मम्मी आप मुश्किल से देते हैं, उसमें से 100 हम डोनेट कर दें। आप कहेंगे हमारे बस की नहीं भैया, हम जब काबिल हो जाएंगे कमाएंगे तब हम दे देंगे। और मैं कहूँ आपसे कि एक काम करो, रजिस्टर तो खरीदना ही है, एक काम करना कोई और मत खरीदना, क्लासमेट का खरीद लेना। आपको यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, खरीदना तो है ही, किसी का भलाई हो जाएगा, पैसे तो वापस ही लेने हैं, बोले एक काम करो क्लासमेट का खरीदो। तो इसका मतलब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव को, यानी सेल बढ़ाने के ऑब्जेक्टिव को
मिक्स कर दिया किससे, सोशल ऑब्जेक्टिव से। तो क्या हुआ, कंपनी की सेल एकदम से बढ़ने लगी। इस बढ़ने से फायदा क्या हुआ, एक तो बिजनेस तो मिला ही मिला हमें, और हमने एक्सपेंस भी कर दिया। अब मान लीजिए हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, जैसे पल्स पोलियो था अभियान। पल्स पोलियो में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बिजनेसमैन आगे आए और हमें सहायता दें, हमारा खर्चा होता है। तो बिजनेसमैन ने कहा कि सर हम एक काम करेंगे, हम आपको वो बॉक्स दे देंगे, सारे जो वैक्सीन जिसमें रखी होती है वो बॉक्स दे देंगे, और उस बॉक्स पर आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, वो जो ले जाते हैं वो बॉक्स हम दे देंगे। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। सरकार बोली सर क्या करना पड़ेगा, उस बॉक्स पे हम अपना एक स्टिकर लगा देंगे, इतना कर लीजिए आप। या जो जैकेट आप पहनते हैं, जो फ्लोरोसेंट वाली जैकेट पल्स पोलियो वाले लोग जो आते हैं वो पहनते हैं कि दूर से पता चल जाता है कि पल्स पोलियो की दवाई पिलाने आए, उस पर नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम ऐड करेंगे या गवर्नमेंट जब ऐड करेगी तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, यानी ये दवाई, ये जैकेट, ये बॉक्स एक पर्टिकुलर कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। तो लोगों की नज़र में तो इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत की पब्लिक तो वैसे भी इमोशनल है, वो कहती है यार बताओ कितनी बढ़िया कंपनी है, कितना समाज के लिए काम कर रही है, ठीक, तो हम तो इसी का सामान खरीदेंगे, अब इसी का गुड्स खरीदेंगे। लोग इमोशन में बह जाते हैं और सामान खरीद लगते हैं, सेल बढ़ जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये देखती है कि जितना खर्चा हमने उस सोशल एक्टिविटी के लिए किया है, इन रिटर्न जो बेनिफिट हमें हुआ वो कितना हुआ। बिजनेसमैन तो ये कैलकुलेट करेगा ही, उसने देखा कि मैंने खर्च तो कर दिया 20 लाख, लेकिन इन रिटर्न जो सेल बढ़ी उससे मुझे प्रॉफिट हुआ केवल 18 लाख रुपए का। तो वो ऐसी सोशल एक्टिविटी ढूंढेगा जहां पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा हो, यानी जहां पर वो सोशल कॉज के लिए खर्चा भी करे और इन रिटर्न उसको बेनिफिट भी उससे ज़्यादा मिले। या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल बेनिफिट ना मिले, हमें इमेज बिल्डिंग का बेनिफिट मिल जाए, जिसकी वजह से आगे जब हम गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे उसमें हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो दिस इज़ द एरिया वहाँ जहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि जितना पैसा हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च किया है उससे कितनी इनकम हमें हो रही है। तो ये वो एरिया है जो इमर्जिंग है। ये सारी कैलकुलेशन भी आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर रहे हैं। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल अलग कंपनी में बना दिया जाता है जहाँ पर यही वर्क होता है। इसके अलावा एक नया नियम भी आ गया फॉर कंपनीज ओनली, कंपनी के लिए CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया। इससे पहले तो ये रिकमेंडेटरी था, सरकार कहती थी कि आपको खर्च करना चाहिए, लेकिन कंपनीज के लिए एक सर्टेन लेवल से ऊपर वाली कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको अपने PBT का यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 2%, जितना भी प्रॉफिट आप कमाते हो बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले वाला, उसका 2% आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोशल कॉजेज के लिए खर्च करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो गवर्नमेंट विल पेनलाइज यू। तो ये गवर्नमेंट ने नियम बना दिया, अब कंपनी को खर्च तो करना ही है। तो कंपनी ये सोचती है कि जब ये 2% हमें खर्च करना है, और ये 2% कोई छोटी रकम नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट 10-10 हज़ार करोड़ 20-20 हज़ार करोड़ हैं, उनके लिए 2% की रकम कितनी हो जाएगी, 200 करोड़ 100 करोड़। तो उन्हें जब इतनी मोटी रकम एक अच्छा अमाउंट खर्च करना है तो वो किसी ऐसी जगह खर्च क्यों ना करें जिससे सोसाइटी को बेनिफिट भी हो और इन रिटर्न उन्हें भी बेनिफिट हो। क्या इससे सोसाइटी, इससे मैंने कुछ गलत काम किया, मैंने सोसाइटी के लिए काम किया, इन रिटर्न मुझे भी कुछ बेनिफिट मिल गया, मैंने कुछ गलत किया। मान लो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट ही मिला तो मेरी वेल्थ और बढ़ी, मैंने अगले साल ज़्यादा बिजनेस किया, ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो ये 2% का रेशियो भी तो और बढ़ जाएगा, तो मैं और काम करूँगा। ठीक, तो ये सारी अकाउंटिंग हमारे उसका एक पार्ट है। क्या ये हमारे सिलेबस में है? हाँ, लेकिन इंटरमीडिएट में नहीं, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पर, फाइनल में। ठीक, इसके बाद 5 हमने कवर कर ली, ये वाली बात हम कल कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। तो आप जो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इन नोट्स में ये सारी अकाउंटिंग की हमने नीचे बात की है, डिटेल में समझाया है हमने। ठीक, तो ये यहाँ पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा एडिशनल पढ़ना है तो भी आपके पास जो बुक्स हैं या जो भी कंसेंट मटेरियल है वहाँ से पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ करके आए, जो हमने कल कराया था वो भी आपको आज नोट्स मिल जाएंगे, उसके भी नोट्स हैं इसमें, वो करके आए। कल हम
ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो एक पोर्शन बचा है वो, और जो उसके आगे का सिलेबस है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेरी, कोई बात पूछनी हो